जय जिनेन्द्र। रविवार 16 जनवरी 2022 को आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने उपस्थित हैं। विषय था 3 लोक एक परिचय, भाग 3 और 4। सबसे पहला प्रश्न, अधोलोक का घनफल कितना है? सही उत्तर 196 राजू। अधोलोक में कौन से जीव रहते हैं? एकेंद्रिय, नारकी जीव और भवनवासी तथा व्यंतर देव। कौन सी गति का जीव अधोलोक में नहीं रहता है? मनुष्य गति का। देवगति में भवनवासी व्यंतर, तिर्यंच में एकेंद्रिय भी है, नारकी तो है ही वहाँ। केवल मनुष्य गति का जीव जो है वो अधोलोक में नहीं रहता है। कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वियों का विस्तार लोक के अंत तक है। हाँ, पृथ्वियों का विस्तार त्रस्नाड़ी तक नहीं है ना, और दोनों सही कथन भी नहीं हो सकते, इसलिए पहला जो कथन है पृथ्वियों का विस्तार लोक के अंत तक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा कथन पूर्णतः सत्य नहीं है? पंख भाग और अब्बुहल भाग की मोटाई 1,64,000 योजन है, सही कथन है ये तो। पंख भाग में असुर जाति के देव और राक्षस जाति के देव रहते हैं, ये भी कथन सही है। अब्बुहल भाग में नारकी जीव रहते हैं, ये भी ठीक है। खर भाग में सभी भवनवासी एवं व्यंतर देव रहते हैं, ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि असुर जाति को छोड़ सभी भवनवासी और राक्षस जाति को छोड़ सभी व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं, ये पूर्णतः सत्य है। शैला पृथ्वी कहाँ पर है? खर भाग में। खर भाग के 16 भाग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर भाग में चित्रा पृथ्वी और 16वां जो भाग है खर भाग का, वो उसी पृथ्वी का नाम शैला पृथ्वी है। व्यंतरों के विमान में स्थित अकृत्रिम चित्यालय कितने हैं? असंख्यात। ध्यान रहे, भवनवासी के भवन 7,72,00,000 हैं और इसलिए उनके भवनों में स्थित अकृत्रिम चित्यालय भी 7,72,00,000 हैं। लेकिन व्यंतरों के विमान तो असंख्यात हैं, इसलिए उनके विमानों में स्थित अकृत्रिम चित्यालय भी असंख्यात जानना चाहिए। बालू का प्रभा पृथ्वी की गहराई कितनी है? ध्यान रखें, गहराई पूछा गया है, मोटाई नहीं, है ना। गहराई 7 राजू, सभी पृथ्वियों की गहराई जो है वो 7 राजू है। धूमप्रभा पृथ्वी की कितनी मोटाई में नरकों के बिल हैं? धूमप्रभा पृथ्वी की मोटाई 20,000 योजन है। अब उसमें 1,000 योजन छोड़ करके, ऊपर नीचे भाग छोड़ करके फिर नरकों के बिल हैं, तो कुल 2,000 योजन माइनस कर दीजिएगा तो 18,000 योजन मोटाई में धूमप्रभा पृथ्वी के नरकों के बिल चलना चाहिए। तमह प्रभा में कितने पटल हैं? 6 नंबर की पृथ्वी है, उसमें 3 पटल होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे तो 7 पटलों में 9,604 श्रेणीबद्ध बिल हैं, ये कथन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 पृथ्वियों में, 7 पटलों में नहीं, 7 पृथ्वियों में 9,604 श्रेणीबद्ध बिल हैं, न कि पटलों में। अगर आप देखेंगे तो 7 पृथ्वियों में 49 इंद्रक बिल हैं, ये भी ठीक है। 7 पृथ्वियों में 83,90,347 प्रकीर्णक बिल है, ये भी ठीक है। 7 पृथ्वियों में कुल 84 लाख नरक बिल, ये भी ठीक है। लेकिन 7 पटलों में लिखा है, इस वजह से ये कथन सही नहीं है। 7वीं पृथ्वी के ऊपर नीचे कितने भागों को छोड़ करके नरक के बिल हैं? तो सही उत्तर है 3,999, सही 1/3। जो पटल के बीचों बीच में होता है उसे कौन सा बिल कहते हैं? जो बीचों बीच में होता है वो इंद्रक बिल होता है, जो दिशा विदिशाओं में होते हैं वो श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, और जो फूलों की तरह बिखरे हुए होते हैं वो प्रकीर्णक बिल होते हैं। तो जो बीचों बीच में इंद्रक बिल जाना चाहिए। महात्तम प्रभा में कुल कितने नरक बिल हैं? महात्तम प्रभा अंतिम 7वीं पृथ्वी है, उसमें 5 नरक के बिल है, जिसमें 1 इंद्रक बिल है और 4 दिशाओं में। चौथी पृथ्वी में कौन सी वेदना होती है? उष्ण वेदना, 1 से 4 तक उष्ण वेदना, 5वीं में शीतोष्ण है और 6ठी 7वीं में शीत वेदना होती है। सबसे सटीक उत्तर बताइए, नारकी जीव कहाँ रहते हैं?
अधोलोक में ठीक, सातों पृथ्वियों में रहते हैं ठीक, पटलों में रहते हैं ठीक। बिल्कुल सटीक उत्तर जो होगा वो बिलों में रहते हैं, है ना। आप सही उत्तर, अगर बिल्कुल सही उत्तर सटीक जाना चाहेंगे तो नारकी जीव बिलों में, नारकी जीवों के रहने का स्थान जो है वो बिल हैं। बालुका प्रभा में कुल कितने बिल हैं? रत्न, शर्करा, बालुका तीसरे नंबर की है। रत्न इसलिए उसमें कुल 15 लाख नरक बिल हैं, जाना चाहिए। नरकों की भूमि को स्पर्श करने से कितना दुख होता है? हजारों बिच्छुओं के एक साथ डसने से भी अधिक दुख केवल नरकों की भूमि के स्पर्श करने से होता है। नरकों में कितनी भूख लगती है? 3 लोक का अनाज खाने पर भी भूख न मिटे उतनी भूख नरकों में लगती है। नारकी जीवों को आपस में लड़ाने का काम कौन से देव करते हैं? असुर जाति के देव हैं, वो केवल लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। नरकायु का बंध किससे होता है? बहुत आरंभ और परिग्रह करने से, जी हाँ। हिंसादि 5 पापों में लगे रहने से, जी हाँ। पर स्त्री या पर पुरुष सेवन से, जी हाँ। इसलिए उपरोक्त तीनों से नरकायु का बंध होता है। वीडियो में मैंने विशेष रूप से आपको समझाया है, देख सकते हैं। मंदिर के निमित्त से आए पैसों का निजी जीवन में प्रयोग करने से कौन सी आयु का बंध होता है? नरक आयु का। हमें क्या करना है जिससे नरक आयु का बंध न हो? हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारा व्यापार शुद्ध हो, उपरोक्त सभी काम करना है। बिल्कुल हमें ये सभी काम करना है जिससे कि नरक आयु का बंध न हो। सहन करने की शक्ति किससे बढ़ती है? रोज मंदिर जाने से, तीर्थ यात्राओं को करने से, माला फेरने से नहीं। बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वाध्याय से। वीडियो में मैंने इसको समझाया है कैसे, है ना। तो स्वाध्याय करने से हमारी सहन करने की शक्ति बढ़ती है। नमीनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? ये पिछले स्वाध्याय से विषय है। मिथिला नगर में नेमिनाथ भगवान का शौर्यपुर नगर में हुआ, लेकिन नमीनाथ भगवान का मिथिला नगर में जन्म हुआ था। मध्यलोक का आकार कैसा है? झालर जैसा। मध्यलोक का आकार झालर जैसा है, ऐसा जानना चाहिए। मध्यलोक का प्रमाण कितना है? तो 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा और 1,40,000 योजन ऊंचा। ये मध्यलोक का सटीक प्रमाण जानना चाहिए। 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा, है ना, और 1,40,000 योजन ऊंचा। जम्बूद्वीप में हिमवान आदि कितने पर्वत हैं? तो 6 पर्वत हैं। जम्बूद्वीप में हिमवान आदि 6 पर्वत हैं। हमेशा चतुर्थ काल जैसा वातावरण कहाँ रहता है? विदेह क्षेत्र में। जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है? 1,00,000 योजन। प्रमाण जम्बूद्वीप का विस्तार जानना चाहिए। चांदी के वर्ण जैसा वर्ण कौन से पर्वत का है? जी हाँ, महाहिमवान पर्वत का भी है और रुक्मी पर्वत का। उपरोक्त दोनों का चांदी के वर्ण जैसा वर्ण होता है। मयूरकंठ के समान कौन सा पर्वत है? नील पर्वत। मयूरकंठ नीला होता है, नील पर्वत जो है वो मयूरकंठ के समान है, ऐसा मैंने वीडियो में बताया। निषद पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 400 योजन। हिमवान आदि पर्वतों का आकार कैसा है? तो दीवार की तरह इनका आकार है, ऐसा जानना चाहिए। नील पर्वत और रुक्मी पर्वत के बीच में कौन सा क्षेत्र है? ध्यान से अगर आप नक्शे को देखेंगे तो रम्यक क्षेत्र जो है वो इन दोनों पर्वतों के बीच में आता है। 6 कालों का परिवर्तन कहाँ होता है? भरत क्षेत्र में भी होता है और ऐरावत क्षेत्र में भी होता है। इसलिए उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, इस तरह से 6 कालों का परिवर्तन जो है वो यहाँ जानना चाहिए। दूसरे काल जैसी व्यवस्था कौन से क्षेत्र में होती है? हरि क्षेत्र में। भरत में 6 कालों का परिवर्तन होता है। भरत हेमवत में तीसरे काल जैसी हरि, भरत हेमवत हरि, तीसरा क्षेत्र है हरि, यहाँ दूसरे काल जैसी व्यवस्था होती है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन। प्रमाण। भद्रसाल वन से 500 योजन ऊपर कौन सा वन है? नंदन वन। भद्रसाल वन से कितना ऊंचा सोमनस वन है? ये थोड़ा ध्यान से करने का था। भद्रसाल से 500 योजन ऊपर तो नंदन वन है
और भद्रसाल से नंदनवन से 62,500 योजन ऊपर भद्रसाल है। तो नंदनवन से नहीं पूछा हमने, भद्रसाल वन से पूछा है। तो 62,500 प्लस 500 करके 63,000 योजन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। सुमेरु पर्वत का कितना योजन भाग नींव में है? 1,000 योजन भाग जो है वो नींव में है। सुमेरु पर्वत संबंधित कुल कितने अकृत्रिम चित्यालय हैं? तो कहा जाता है 16 है ना। 16 जो हैं वो सुमेरु पर्वत में 4 वन हैं, भद्रसाल वन और नंदनवन, सोमनस वन और पांडुप वन। प्रत्येक वन में चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चित्यालय हैं। तो एक सुमेरु पर्वत से संबंधित कुल 16 अकृत्रिम चित्यालय जानना चाहिए। ऐरावत क्षेत्र के बीचों बीच कौन सा पर्वत है? तो विजयार्ध पर्वत है। जी हाँ, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में मैंने आपको बताया है, वहाँ बीचों बीच में जो खंडों को करता है, 6 खंडों को करता है, नदियाँ हैं और ये विजयार्ध पर्वत है जो इन दोनों क्षेत्रों को 6 खंडों में विभाजित करता है। तो वो विजयार्ध पर्वत है। रुक्मी पर्वत पर कौन सा सरोवर है? महापुंडरीक। महापुंडरीक सरोवर जानना चाहिए। उसके बाद एक भरत क्षेत्र में कितने म्लेच्छ खंड हैं? एक भरत क्षेत्र के कुल 6 खंड है, जिसमें 5 तो म्लेच्छ खंड है, 1 आर्यखंड है। पद्म सरोवर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंगा, सिंधु और रोहितास्या। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो सीतोदा जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सीता, रोहित, गंगा ये पूर्व की ओर बहती हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 सही 6/19 योजन ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। मैंने इसको वीडियो में अच्छे से समझाया है। चक्रवर्ती किस पर्वत पर दूसरे का नाम मिटाकर अपना नाम लिखते हैं? वो पर्वत है वृषभगिरी। जी हाँ, वृषभगिरी पर्वत पर चक्रवर्ती सोचता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपना नाम यहाँ अंकित करके जाता हूँ। तो सोचा वहाँ जा, जैसे अपना नाम लिखने जाते तो देखते हो बहुत सारे लोगों के नाम ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं, तो वहाँ उनका मान गलित होता है। तो वो पर्वत कौन सा था? तो वृषभगिरी। ये पाठ पढ़ाते समय मैंने इसको बताया। और अंतिम प्रश्न है, जम्बू वृक्ष कहाँ पर है? जम्बू वृक्ष वस्तुतः जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप का नाम भी जम्बू वृक्ष से पड़ा। और ये जम्बू वृक्ष विदेह क्षेत्र में जो देवकुरु और उत्तर कुरु हैं उसमें से जो उत्तर कुरु है वहाँ पर जम्बू वृक्ष स्थित है। इस तरह से आपका पेपर यहाँ पर सबमिट हो गया होगा। मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने अच्छे से बहुत स्वाध्याय करके आज के पेपर को किया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ, आपने अच्छी मेहनत की होगी। आप सबको अग्रिम बधाई, आप लोगों के अच्छे नंबर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जिनेंद्र।